अनुराग जी, क्या अब इसके जरिए हम ये माने कि कमाल हो जाएगा? क्योंकि यूपी में मायावती तो अभी भी लड़ रही हैं और ये सही है, जैसा कि हमारी रिपोर्टर भी कल बता रही थी कि मुस्लिम वोट ना बटे, इसलिए बहुत जरूरी था। हाल में गठबंधन किया, बनारस का कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद सुरेंद्र पटेल को वापस लिया समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि वहां से उनके जो प्रमुख हैं वो लड़ेंगे, अध्यक्ष जो है यूपी के कांग्रेस के। लेकिन मायावती तो अभी भी लड़ रही है। त्रिकोणीय लड़ाई होगी, आप लोग बाजी मारेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। इतनी देर के डिबेट में सुधांशु जी सिर्फ विपक्ष की बात करते रहे, समाजवादी, कांग्रेस, केजरीवाल, सबकी बात की उन्होंने। लेकिन सत्ता में किस लिए आए थे? अब जनता ने तो आपको सत्ता दी थी कि आप आओगे तो जनता की कुछ तो बात करोगे ना, कुछ तो बताओगे कि आपने क्या क्या किया इन 10 सालों में जिससे कि आप वोट मांगो। बेरोजगारी का बम, महंगाई का मां मिला दो तो बम आपने किया है, वो वोट के माध्यम से जनता बम फोड़ेगी, तब जाके आप सत्ता से हटेंगे, क्योंकि आप तो वही आपके पास बचा है। अरे जिनके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों में पत्थर नहीं फेंकते। आप जो भ्रष्टाचार की बात करते हो, परिवारवाद की बात करते हो और गठबंधन की बात करते हो, तो आपको तो याद नहीं रहता अशोक चौहान जी पे तो आप यही आरोप लगाते थे ना कि आदर्श घोटाले में थे, कि यही तो आरोप लगा रहे। नीतीश जी के बारे में आप क्या क्या कहते थे जो हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं तब भी उनका सम्मान करता था, आज भी करता हूं, कल भी करता रहूंगा, क्योंकि ये संस्कृति संस्कार हमारे नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। शिवसेना के नेताओं के बारे में, उनके जो विधायक थे विधानसभा के अंदर, आपके डिप्टी सीएम क्या क्या नहीं बोलते थे, उसके बारे में अगर आपको सुनाया जाए तो आपको खुद को शर्म आ जाएगी। चौटाला जी परिवार के बारे में आप क्या क्या नहीं कहते थे, आज आप उनकी तारीफ करने लगे। और क्यों? क्योंकि वो आपके साथ आ गए, अब वो पाक साफ हो गए हैं, तो आपका गठबंधन पाक साफ हो जाता है जो आपके साथ आ जाते हैं। और जहां तक आप परिवारवाद की तो छोड़ दीजिए, आप तो दादी मां तक को नहीं छोड़ते। चंडीगढ़ की बात तो अभी मेरे साथी ने बताई कि कैसे लोकतंत्र को आपने लूट तंत्र में कन्वर्ट किया, और एक बार आपके मुंह से शब्द नहीं फूटता कि वो अन्याय हुआ, गलत हुआ, लोकतंत्र पे हमला था, इस तरह से बैलेट पेपर का जिस तरह से क्रॉस लगाया गया। आप भी तो बोलिए ना कि गलती थी हमारी, आप भी गलती मानिए। नहीं मानेंगे और तो छोड़िए। अरे दादी मां, देश की दादी मां से आप 30,000 रुपए ले लेते हैं, 1,30,000 का मकान देने के लिए। अगर किसी विपक्ष की घटना में हो गई होती तो अभी आप चिल्ला रहे होते, रोड पे खड़े होकर हल्ला मचा रहे होते, टीवी फोड़ के बाहर आ जाते कि देश की दादी मां के साथ अन्याय हुआ। क्या देश की दादी मां के साथ जो आपने किया, 30,000 रुपए लिए आपकी पार्टी के, आपके लोगों ने या जिन्होंने लिए, क्या ये अन्याय नहीं था? ये शर्म की बात नहीं? उस पर आप बोलेंगे नहीं, चर्चा भी नहीं करेंगे। महिलाओं का अत्याचार आपकी सरकार में बढ़ता चला जा रहा है, एक बार आप नहीं बोलते। पहलवान महिलाओं के बारे में आप नहीं बोले। आज अच्छी बात है आप पश्चिम बंगाल की बात उठाते हैं, हम कहते हैं हाँ पश्चिम बंगाल में अगर कुछ हो रहा है तो गलत हो रहा है। आप बोलिए जो पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ वो गलत हुआ। आप बोलिए बीएचयू की महिला के साथ जो अन्याय हुआ, बच्ची के साथ गलत हुआ, बोलिए। आप बोलेंगे नहीं? आप अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ गलत हुआ, बोलिए। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको बोलना नहीं। आपको किस पे बोलना है? आपको बोलना है विपक्ष पे। तो विपक्ष पे बोलने के लिए आपको नहीं चुना गया था। आप अपना काम गिनाइए, 10 साल की रिपोर्ट दीजिए, जनता के सामने रखिए। हम तो आप विपक्ष में रहने के बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं। और सुनिए, ये गठबंधन सत्ता के लालच में नहीं है जैसे बीजेपी सत्ता के लालच में गठबंधन कर रही है। ये गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे हुआ है। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हमारी पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन राष्ट्र का लोकतंत्र बचाना जरूरी है। जो चंडीगढ़ में देखा गया है, राष्ट्र के अंदर में भ्रष्टाचार जिस तरह से आपने बढ़ाया है, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आपने सदाचारी बनाया है, उसके खिलाफ यह गठबंधन है। यह गठबंधन देश को बचाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी से, किसान जिस तरह से धरने पे बैठा है, जिस तरह से किसान की मौत हुई है, जिस तरह से किसान पे आंसू को छोड़े जा रहे, उन किसान का अधिकार दिलाने के लिए गठबंधन है। आपके लिए हो सकता है सत्ता का गठबंधन, हमारे लिए देश को बचाने का गठबंधन है, देश के मुद्दों पे गठबंधन है। शायद ये बात लड़ाई पर आपने एक शब्द का भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं अगले राउंड का वेट करूंगी। अरविंद वाजपेयी जी, उनकी बातों का जवाब दीजिए। अब सवाल यह है कि स्ट्रेटेजिकली, अब ये माना जा रहा था कि बार बार सुधांशु जी कहते थे कि राहुल गांधी निकले और देखिए हर राज्य में कुछ ना कुछ बुरी खबर आ रही है, लेकिन अब तो बिहार में भी उनका आरजेडी के साथ समझौता हो गया। नीतीश बाबू को आप लोग ले गए उस तरफ, लेकिन आरजेडी के साथ समझौता हो गया। सीट शेयरिंग का भी अब अनाउंसमेंट होगा। यूपी में हो गया, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। दिल्ली में हो गया आम आदमी पार्टी के साथ। गुजरात में भरूच और भावनगर 2 सीटों पर हो गया। तो कुल मिलाकर अब तो अलायंस सामने है। जो वो सीट शेयरिंग कह रहे थे वो उन्होंने कर दिखाया है। अंजना जी, बिहार में आपने उदाहरण दिया, बिहार क्या, बिहार में तो बहुत पहले से हम लोगों का गठबंधन है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ यूपी का जो है, यूपी का भी अखिलेश बाबू और राहुल गांधी का आपको याद होगा वो 2 लड़के 2017 में, उसका आउटपुट क्या निकल के आया था, रिजल्ट क्या, ये टेस्टेड है ऑलरेडी। ये इस तरह के अलायंस करने से वोट नहीं ट्रांसफर होता है, वोट आपस में अलायंस नहीं होता है। जो सदियों से आप लड़ते आ रहे हो, सालों साल लड़ते आ रहे हो, तो क्या वोट ट्रांसफर हो जाएगा लीडर के मिलने से?
क्या कर रहे हो आप? रिकॉर्ड देखिए ना, रिकॉर्ड चेक करिए, 2017 का आप रिकॉर्ड चेक करें, क्या निकला उसमें? तो नीतीश बाबू के साथ तो हो जाता है। देखिए हम अरे नीतीश बाबू के साथ तो हो जाता है ना, लेकिन वाजपेयी जी, एक सेकंड, विपक्ष नीतीश बाबू के साथ तो आप लोगों का हो जाता है ना। नीतीश बाबू तो अभी बताया पे 90, अरे नीतीश बाबू तो 95 से हैं बीजेपी के साथ। ये तो अभी कितने 34 साल हो गए, 24 साल हो गए। तो वो छोड़िए, देखिए बात सवाल ये है कि 3 नेता बैठे हुए विपक्ष के यहाँ प्रवक्ता, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है जनता की नजरों में, ये सोचना पड़ेगा। ये नहीं समझ रहे बातों को। कितने मुद्दे इन्होंने उठाए, मैं आपको गिना देता हूं। क्या एक भी मुद्दा जनता के बीच में जा पाया? क्या जनता ने इनकी बातों का विश्वास किया? ये रॉफेल से शुरू कर लो, रॉफेल कर लो, पेगासस कर लो, अडानी कर लो, ओआरओपी कर लो, किसान बिल कर लो, पार्लियामेंट की बिल्डिंग कर लो, जीएसटी कर लो, पुरानी पेंशन कर लो, अग्नि, मतलब कितने गिनाऊंगे? मेरे पास 50-60 मुद्दे जो पिछले ये लगे हुए 9 साल से। कौन सा इसमें से बताओ बीजेपी के खिलाफ आया? बीजेपी के खिलाफ जनता को यकीन इनकी बातों पे बिल्कुल नहीं होगा। और उसका कारण है मोदी की क्रेडिबिलिटी चल गई है, मोदी की विश्वसनीयता है। और विश्वसनीयता ऐसे नहीं बनती है, अगर आप काम नहीं करोगे और जनता के फायदे के नीचे जमीन पे योजनाएं नहीं पहुंचेंगी तो जनता नहीं माना करती है। प्लीज, किसानों की जहां तक बात चल रही है, 10 दिन से आंदोलन चल रहा है। अभी इन्होंने आज ही गन्ने का, कल जो कैबिनेट की रात को मीटिंग हुई उसमें गन्ने का रेट बढ़ा दिया इन्होंने। एक बार बताइए, 2,80,000 करोड़ रुपए किसान, छोटा किसान, उसमें भी समझना पड़ेगा कि छोटे किसान को 14 किस्तों में इस सरकार ने पैसे दिए। ये स्वामीनाथन कमीशन की बात करते हैं, 2006 से इन्होंने क्यों नहीं लागू की उसकी, जब ये कांग्रेस सरकार में थी? और इन्होंने आते ही लागू कर दिया उसको। और लागू नहीं किया, बल्कि 2015 में इन्होंने आते ही जो कॉस्ट प्रोडक्शन है उससे 50% बढ़ा के एमएसपी भी देनी शुरू कर दी। आज भी कई जगह एमएसपी कई फसलों की ऐसी है उससे कम रेट में बाजार में बिकता है, लेकिन एमएसपी सरकार की ज्यादा है। तो आप किस तरह की बातें कर रहे हो? ये सब चीजें महसूस कर रहे हैं। राजनीति करने से नहीं होगी कि खाली आप टीवी पे आगे डिबेट कर लो और उसके बाद बात को आरोप। ये अपनी प्रियंका कक्कड़ जी, आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कोई है क्रेडिबिलिटी उस बात की? ठीक है, अरविंद उस बात की कहीं क्रेडिबिलिटी है कि ये शायद गलती से आज तक ने, आलोक जी नहीं, शायद गलती से आज तक ने अरविंद वाजपेयी जी के नीचे प्रवक्ता एलजेपी लिख दिया। ये प्रवक्ता बीजेपी लिखा जाना चाहिए था। अपनी पार्टी का नाम तक जो लोग नहीं लेते हैं, अपनी पार्टी के झोपड़ी को बचाने में जो सांसद अपने बीजेपी तोड़ के ले गई, इनके 5 में से 4 सांसद, वो भी आज मोदी नामा पढ़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है भाई। थोड़ा सा तय कर लें वाजपेयी साहब कि मतलब इस उम्र में भी जाके मौसम वैज्ञानिक नहीं बन पाए। आपके गुरु तो बहुत अच्छे मौसम वैज्ञानिक थे। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, सवाल सुन लीजिए, वापस आता हूं मैं मुद्दे पर। सवाल तो सुनिए, आपने उन पर टिप्पणी की, लेकिन अब सवाल सुन लीजिए जी। आपने कहा कि वो मोदी नामा पढ़ रहे हैं। ऐसे मोदी नामा पढ़ने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं। आपके लिए चैलेंज है उनको अपनी तरफ करना। अब असल सवाल पर आते हैं। बात जो उन्होंने उठाई है वो इशू रियल है, वो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर है। आज मोदी सेंट्रिक पॉलिटिक्स क्या देश में नहीं हो गई है? क्या ये विपक्षी गठबंधन जो अरविंद केजरीवाल जी की टैगलाइन थी एक वक्त पर कि सब मिले हुए हैं जी, वो आज सबको मिलना पड़ रहा है ताकि मोदी को रोक सके? देखिए, मोदी जी को रोकने की कोई बात नहीं है। हम तो मोदी जी की पॉलिसीज से पहले भी नाराज थे, आज भी नाराज हैं और आगे भी नाराज रहेंगे। अगर उनकी कोई पॉलिसी गलत होगी तो सबको मिलने के लिए आज देश को अगर बचाना पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जो आप कह रहे हैं कि भाई मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजस्थान के चुनाव में बहुत लोगों ने मोदी नामा पढ़ा और लाल डायरी ढूंढते रह गए। मैं तो कहता हूं मीडिया के साथी भी बहुत लोग लाल डायरी ढूंढ रहे थे, कोटा से लेकर जयपुर से लेकर उदयपुर तक। एक शो और लाल डायरी पे भी होना चाहिए, वो लाल डायरी मिली कि नहीं मिली। तो मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ही के लोग छीन के ले गए थे विधानसभा से। बात है मुझे आज शर्मा जी लाल डायरी आप ही के लोग विधानसभा से छीन के ले गए थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तो उनकी सरकार है। ये मैं मोदी जी का भाषण एमएसपी पे सुनवा रहा हूँ, मीडिया के साथी तो चलाते नहीं है ना। और वो वाजपेयी जी को मैं भेज दूंगा, सुन लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मोदी जी के वो कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लाल डायरी अगर चली गई थी तो अंजना जी एक शो तो लाल डायरी पे बनता है।
आज तो खूब आपने बनता लाल है, ड्रेस बोलिए भी ना पहनी भाई। हुई है कि वे राजस्थान में ठीक है, वो लाल डायरी चली गई, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, एक शो तो उस पे भी मेरे बनता है कपड़े कि का भाई वो रंग सबूत आपको कहाँ दिख चले रहा गए है, सारे के जनता सारे। का लाल फ्लैग पूरे क्यों मीडिया नहीं के दिखता है? साथियों ने हमसे सवाल पे अरे, सवाल, क्यों ना सवाल पूछें? पे सवाल क्यों ना पूछे पूछें? राजस्थान के चुनाव जो में। विधानसभा आप में भी लाल पूछ डायरी लेते। छीनी जा रही है, हम कह रहे हैं विजुअल आ रहा है, लाल क्यों ना डायरी ढूंढ पूछें? के लाओ, कहाँ अरे है? हमारे कपड़े का रंग दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग हम क्यों नहीं फिर दिखता कह रहे हैं है? अंजना जी, वो लाल डायरी लीडरशिप का की जिसका क्रेडिबिलिटी जिक्र, बताइए ना, उस मैं पे फिर आइए कह ना रहा हूं सर, अंजना असल जी, इश्यूज पे आइए। देश के प्रधानमंत्री मेरे कपड़े के रंग से अंजना आपकी जी, जिंदगी नहीं संवरेगी। प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया। मैं फिर कहूंगा अंजना जी, देश के प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया और उस लाल डायरी पे वोट मांगे गए, एक एफआईआर तो बनती होगी कहीं ना कहीं, एक उस लाल डायरी को ढूंढने के लिए एक छोटा सा प्रयास तो बनता होगा कहीं ना कहीं, मीडिया के साथियों की तरफ से एक शो तो बनता होगा कहीं ना कहीं। चलिए, आपको अगर कॉमेडी शो करना है आज तो अच्छा है, होता है, और जब तक कॉमेडी सच- शो करना है तो करते रहिए आप। नहीं, मैं कोई कॉमेडी शो नहीं कर रहा। कर रहे कॉमेडी हैं शो ना, तो ये कॉमेडी क्या शो है? तो आपके कौन कपड़े का करता रंग है, लाल है, वो ये पूरा क्या देश होता देख है? रहा है। आलोक जी, कपड़े का वो रंग लाल पूरा है, इसे देश लाल देख डायरी रहा पे शो कर लीजिए, ये क्या तमाशा है? मैंने केवल ये कहा, डोंट डू दिस, मैंने इट इज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल एंड इट्स नॉट इन गुड टेस्ट कि लाल डायरी पे शो कीजिए क्योंकि आपने लाल कपड़े पहने हुए हैं। ये तरीका नहीं होता है बात करने का। प्लीज मर्यादा के अंदर है कि अब बात कीजिए, और मेरे कपड़े के कलर और मेरे उस पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। इशू पे रहिए आप। लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल था, आप उस पर जवाब दें। और लाल डायरी पर जितने शोज करने थे किए हैं, क्योंकि विधानसभा में लाल डायरी की खींचातानी विधायकों के बीच में चल रही थी। जवाब दीजिए सवाल का। राजस्थान में आप कीजिए ना शो उसके ऊपर, ये इमोशनल कार्ड में नहीं खेलता हूं मैं, केवल ये कहना टॉपिक पे चाहता वापस हूं आइए। कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के अंदर क्या वहां पर गठबंधन हो गया है? क्या यूपी में एनडीए का गठबंधन हो गया है? क्या बिहार में सीट शेयरिंग हो गया है? उसके ऊपर एक शो कीजिए ना। केवल कल और भी केवल शो हुआ आम है, आदमी आज भी पार्टी पूछा में जाएगा। एक साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन हो गया, तो तमाम सवाल उठेंगे। आपको वाहवाही भी हजम नहीं होती तो हम लोग क्या करें? आप बताइए ना, आपका एनडीए के कोई इलाज गठबंधन नहीं है आज अब। तक एक मीटिंग नहीं आप हुई है। लोगों का अब कोई उसमें इलाज कौन नहीं है कौन आलोक सी जी, सीट मुझे शेयरिंग बहुत हुई दुख के है? साथ कहना पड़ बिहार रहा में है ये कि आप लोगों को वाजपेयी साहब वाहवाही की भी नहीं बड़ी अलसती। बड़ी बातें अनेकता में एकता दिखी, हम लोग लिख रहे हैं ऊपर में, ये भी आपको हजम नहीं हो रहा है। आप लोगों के साथ दिक्कत यही है, दिक्कत है कि न्यूज पर अगर कुछ भी उस दिन की घटनाओं पर चर्चा की जाए तो आपको अनपच हो जाता है। अरे क्यों नहीं करेंगे? हम लोगों ने दिखाई रिपोर्ट में कि शिंदे गुट के सांसद कह रहे, नहीं आवाज नीचे कीजिए आलोक जी, अब आपको सुनना होगा, आपने बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया, मेरे के कपड़े के रंग तक आप उतर गए, अब आप सुनेंगे, अब मैं बोलूंगी। अनेकता में दिखने लगी एकता, ये टॉप बैंड है। जब आपकी एकजुटता हुई है, सीट शेयरिंग हुई है, तो उस पर आज चर्चा हो रही है 1 घंटे की, और हमने रिपोर्ट में दिखाया आपकी आवाज जा नहीं रही है, इसलिए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट में दिखाया कि शिंदे गुट के सांसद सवाल कर रहे हैं, उनको ज्यादा सीटें चाहिए बीजेपी से और अजित पवार गुट से, वो भी हमने रिपोर्ट में दिखाया, और उस पर कल भी सवाल पूछा था, आज भी पूछेंगे। सवाल अब आया है नेताओं की क्रेडिबिलिटी पर, क्योंकि आपको भी इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको किसको उतारना है। एक छोटा सा इस पर जवाब दीजिए, फिर बहस में अन्य लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी और मेरी तूतू में जनता का इंटरेस्ट नहीं है। अंजना जी देखिए, अंजना जी, क्रेडिबिलिटी बनती है कामों से, लेकिन कामों की कोई बात ही नहीं करता है। क्रेडिबिलिटी मोदी जी से पूछिए ना, 35 रुपए लीटर और 35 रुपए का डॉलर और तमाम चीजें तो हो गई होंगी। एक यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है, और डबल इंजन की सरकार में 50,000 वैकेंसी के लिए 70 लाख बच्चा सड़कों पर रहता है, यही क्रेडिबिलिटी बची है ना। और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, और राजस्थान में पूरा हिंदुस्तान का मीडिया हमसे पूछ रहा था पेपर लीक पर क्या किया। हमने तो कानून भी बनाया। उत्तर प्रदेश में अभी 4 दिन पहले पेपर लीक हुआ, किसी हिंदुस्तान के चैनल ने उसके ऊपर एक डिबेट की हो तो बता दीजिए। तो क्रेडिबिलिटी किस किस की कितनी बची है, ये देश देख रहा है। देश तो वाकई देख रहा है। सुधांशु जी, हमने सुनाया जो सांसद हैं शिंदे गुट के, वो भी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग के मामले में बीजेपी अजित पवार गुट को भी समझौता करना होगा। ना आपकी अभी आरएलडी के साथ सीट शेयरिंग हुई है, ना अनाउंसमेंट हुआ है, ना जेडीयू के साथ बिहार में हुआ है, ना आपका वहां पर क्लैरिटी है महाराष्ट्र में, और ये सब आपके लिए क्रूशियल स्टेट्स हैं। देखिए, हम जरा आलोक जी को तथ्यों के आलोक में बता देना चाहते हैं। जो आपने कहने का प्रयास किया, हमारे किसी चीफ मिनिस्टर ने आपके राजस्थान के सीएम की तरह ये नहीं कहा मैं जादूगर हूं। मैं तो पेपर लीक के ऊपर किसी ने जादूगर शब्द नहीं बोला। और आपको बता दूं, वो लाल डायरी फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजेंद्र गुडा उस समय मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर का बयान फ्लोर ऑफ द हाउस पे है सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर, और जैसी खींचातानी हुई उसके बाद धक्का मुक्की। और मान्यवर, आप वरिष्ठ व्यक्ति है, क्या बचकाना बयान दे रहे हैं?
सदन के पटल पर दिए गए बयान पे एफआईआर हो सकती है क्या? यह संविधान के द्वारा संभव है क्या? एकदम आके कुछ भी बोलने लगना, एफआईआर करवा, चुरा के घसीट के वो लोग ले गए सदन के पटल पर। सरकार के मंत्री ने, क्योंकि वो बर्खास्त बाद में हुए शाम को, जिस समय बोला उस समय कैबिनेट मंत्री थे। और मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, फूहड़ता की आज पराकाष्ठा इन लोगों में आ गई है। बताइए, राहुल गांधी जी बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी के लिए। अमिताभ बच्चन कौन है? राजीव गांधी के क्लासमेट है, आपके स्वर्गीय पिता के सहपाठी रहे हैं, उनके बारे में बोलते हैं नाचने और वो गाने वाली बात। और ये बैठे हैं सपा के, जया बच्चन जी की बहू के लिए बोलते हैं। अभी तक और कहीं बोला होता तो महिला एक्टिविस्ट पता नहीं कितनी हो जाती है। ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए, अब एक कौन से 10-15 साल में तो कभी किसी ने कोई डांस टीवी के ऊपर नहीं देखा होगा ऐश्वर्या राय जी का। सोचिए, इतनी जिसके अंदर मर्यादा ना हो कि अपने पिता के मित्र के बारे में इस ढंग के अभद्र शब्द न बोले। और मैं काम पे बता देना चाहता हूं, भदौरिया जी आप भी सुन लीजिए, आलोक जी हम भी सुन लीजिए। काम वो हुआ है कि पिछले 10 सालों में 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 14 करोड़ घरों में नल मिला है, हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी पहुंचा है। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने। और सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश बने। और इतना ही नहीं है, आप ये भी समझ लीजिए, G20 और G7 में सबसे हाईएस्ट रेट वाले बने। और सुनो भाई, तुम रोजगार पर भी सुन लो, जब आपकी सरकार आई थी तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, 27 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट है। और किसानों पे सुन लो, 5,50,000 करोड़ रुपए का कुल एमएसपी दिया था मनमोहन सिंह की 2 सरकारों ने मिलकर। मोदी जी ने 18,39,000 करोड़ रुपए का दिया है, 3.5 करोड़ से अधिक दिया मेरे भाई।